नमस्कार, मैं हूँ विशाखा सक्सेना। स्वागत करती हूँ आपका आपके ऑनलाइन स्कूल में, अड्डा 24/7 स्कूल में। आज हम आपका पार्ट 2, कक्षा 9 का पार्ट 2 लिहाजा की ओर के यहाँ पर प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम अपने पार्ट को जो है समरी के तरह से और जो है पाठ विस्तार से हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहां पर मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक को रीड कराकर और उसका जो है एक एक शब्द का आपको अर्थ अपनी भाषा में बताया था, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी पीपीटीज की तरफ। हम यहाँ पर आपके गद्य खंड का पार्ट 2 लहासा की ओर, जो कि राहुल साकृत्यानंद जी द्वारा लिखा हुआ है, उनका एक यात्रा वृतांत है, उसके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। राहुल साकृत्यानंद जी जिन्होंने जो है ये पाठ लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम लहासा की ओर, जो कि एक तिब्बत की राजधानी है, हम उसके बारे में यहाँ पर इस पाठ में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लहासा कहाँ है। जो आपको नेपाल के ऊपर ये तिब्बत दिखाई दे रहा है, जो कि हाईलाइटेड है, उसमें जो रेड कलर से एक बिंदी लगी हुई है, वहाँ लहासा लिखा हुआ है। तो ये सारा जो पार्ट है वो भारत से नेपाल के रास्ते होते हुए जो हमारे राहुल जी थे वो तिब्बत की तरफ गए और लहासा की ओर चलने लगे, उस पर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नंबर 1, थोंडला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र देश भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जब वो पहले जो थे वो एक भीखमंगे के भेष में जब वहाँ गए थे तो भी उन्हें रहने को बहुत अच्छा स्थान मिल गया था, लेकिन अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वो एक भद्र इंसान बनकर गए थे, यानी कि एक जेंटलमैन बनकर गए थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला था। ऐसा क्यों है? तो चलिए चलते हैं हम इसके उत्तर की तरफ। लेखक के मित्र सुमिति कि वहां के लोगों से जान पहचान होने के कारण भीख मंगों के वेश में भी रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली थी, क्योंकि जो उनके साथी थे सुमिति, वहां पर उनकी बहुत जान पहचान थी, तो जो है इसलिए उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी ना होने के कारण भद्र यात्री के वेश में आने पर भी उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरने का स्थान मिला था, वो गरीब झोपड़ी में रहे थे। ऐसा होना बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, लोगों की मेंटलिटी पर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शाम के वक्त वहाँ का माहौल कैसा हो गया था कि शाम के वक्त जो है लोग छन पीकर जो है बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रख पाते थे। यानी जब दूसरी बार वो गए थे तो उस समय माहौल कैसा हो गया था कि वहाँ पर जो है रात को लोग जो है शराब पीकर और जो है अपने आप में मग्न रहते थे, और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इन सब के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती थी। तो ये किसका फर्क पड़ा? ये मनोवृत्ति का फर्क पड़ा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यानी हथियार का कानून नहीं था ना, हमने अपने पाठ में पढ़ा था कि कोई भी जो है बंदूक पिस्तौल ऐसे चलाता था जैसे कि क्या चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। तो नहीं होने के कारण लोगों को क्या डर बना रहता था? तो चलते हैं उत्तर की तरफ। तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा था। डाकू लोग कुछ पैसों के लिए पहले सबको मार देते थे और फिर उनकी
तलाशी लेते थे, है ना। डाकू लोग क्या करते थे, पहले तो मार देते थे, फिर तलाशी देते थे, ठीक है, क्योंकि हथियार सबके पास रहते थे, तो पहले जो है मार दिया, फिर उनकी जेब टटोली कि भाई उनके पास पैसा है भी या नहीं, तो लोगों को अपने मारे जाने का खतरा बना रहता था। चलिए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आपके एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 3, लेखक लनखोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। जब वो लनखोर की तरफ जा रहे थे तो जो है वो सुमिति जी से और जो राह में उनके साथ एक दो लोग और चल रहे थे, तो उनसे किस कारण वो पिछड़ गए थे। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। लनखोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था। लेखक बीच में गलत रास्ते पर पहुंच गया था। अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे, है ना। जब वो लनखोर जा रहे थे तो क्या था कि वो पीछे, क्योंकि उनका जो घोड़ा था कैसे चलने लगा था, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, है ना, क्योंकि जो है उन्हें लगा कि घोड़ा वो थक गया है। और क्या हुआ था, वो रास्ता भी भटक गए थे, है ना। उन्हें मुड़ना था दाएं, लेकिन वो बाएं मुड़कर 1-1.5 मील चल दिए थे। फिर किसी से पूछने के बाद में आए थे। याद है ना आपको ये लाइंस जो मैंने आपको आपके पाठ विस्तार में बताई थी, तो वहीं से ये उत्तर निकलता है। देखो जब हम पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि प्रश्न सामने आते ही उसका उत्तर हमारे दिमाग में आने लगता है कि अच्छा मैम ने तो हमें ऐसे बताया था, तो यानी इसका उत्तर यहीं से होगा। तो यस, बिल्कुल सही, इसका उत्तर वहीं से था। क्या था, लनखोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमे चलना लगा था। लेखक बीच में गलत रास्ते पर पहुंच गया था। अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। लेखक ने शेखर विहार में सुमिति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। पहले तो जो है जब लेखक उनको रोक रहे थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि भाई तुम यजमानों के पास मत जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा हफ्ता खराब हो जाएगा। मैं क्या करूँगा कि तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है, लहासा पहुंचकर तुम वहां मत जाओ। लेकिन दूसरी बार जब वो शेखर विहार पहुंच गए थे, तब जो है लेखक ने उन्हें जाने दिया। तो क्यों उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, है ना। अब कुछ आपको याद आ रहा होगा क्यों, क्योंकि जो लेखक थे वो बुद्ध वचन को पढ़ने में रमन हो गए थे, अपना मन लग गया था उनका, है ना। तो चलिए आइए जानते हैं इसके उत्तर को। एक मंदिर में लेखक वहां के बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वहां उन्हें हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां मिली थी, वो पढ़ रहे थे। वे पोथियों को पढ़ने में मग्न थे, इसलिए सुमिति के अपने यजमानों से मिलने जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया, है ना। और क्यों कह दिया, क्योंकि वे बुद्ध को बहुत मानते थे, उनके बारे में जानने की उनमें एक ललक थी, ठीक है। तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि सुमिति कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, वो तो भाई अपनी वो बुद्ध वचन जो कि कंजूर कहा गया है जिसको, उसको जो है पढ़ने में बहुत व्यस्त हो गए थे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लेखक की एक यात्रा वृत्तांत है। तो ये बात हमने आपको बताई थी कि लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा और लेखक को बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगी। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पहला पॉइंट, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भीखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। मतलब एक छद्म भेष बनाकर वहां पर जाना पड़ा, अपनी असली पहचान छुपाकर। तो ये कठिनाई तो हुई कि भाई जो वो हैं वो बनकर नहीं गए, वो एक भिखारी बनकर गए।
दूसरा पॉइंट, चोरी के डर से भीखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इस कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि तिब्बत में क्या था कि भीखमंगों से थोड़ा सा लोग डरते थे कि भाई घर में घुसकर चोरी कर लेंगे, तो जो है अगर सुमिति के जान पहचान के लोग वहाँ नहीं होते तो शायद उन्हें स्थान कभी ना मिल पाता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर सुमिति की जान पहचान थी, इसलिए उन्हें रहने का स्थान मिल गया था। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। डांडा ठोंडला जैसी खतरनाक जगहों को पार करना, जो कि कितना मतलब 16-17 मील फीट ऊंच, मतलब 16-17 हजार फीट ऊंची जगह थी, उसको पार करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी कठिनाई थी। ठीक है, और वो भी पार करना तो पार करना, अपना सामान भी अपने कंधों पर लाद कर चलना। चौथा पॉइंट, लनखोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। यस, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी कि जो है जब वो लनखोर की तरफ जा रहे थे तो जो है वो अपने साथियों से बिछड़ गए थे, उनसे दूर रह गए थे, उनका घोड़ा थक गया था, है ना, और वो रास्ता भटक गए थे। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसका जो है इसका 5वां पॉइंट, ठीक है, कि जो है वो भटक गए थे और उसके बाद जो है वह मतलब यही सब कठिनाइयाँ, वहाँ का जो वातावरण था और सब कुछ, ये सब कुछ बहुत अलग था, ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब जो है प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय का तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत नहीं थी, औरतों के लिए पर्दा का प्रचलन भी नहीं था, मतलब जरूरी नहीं कि औरतें पर्दा ही करें। अपरिचित व्यक्ति को वे अपने घर में आने दे सकते थे, परंतु चोरी के भय से किसी भीखमंगे को घर में घुसने नहीं देते थे। बहू और सास भी अपरिचित व्यक्ति को चाय बनाने को कह सकते थे। अतिथि सत्कार अच्छी तरीके से किया जाता था, यानी जो उस समय का तिब्बती समाज था, कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुले दिमाग का बताया है लेखक जी ने, कि वहाँ छुआछूत नहीं थी, जाति पाति नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थी, कोई भी किसी के यहाँ जाकर रहा, मतलब अपरिचित लोग भी जो थे वो वहाँ जाकर जो है सास या बहू से चाय बनाने को कह सकते थे, है ना। तो आप अपनी भाषा में भी इसको अपने उत्तर के रूप में एग्जाम में लिख सकते हैं और जो है आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यस, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बताता है। अब पुस्तकों में था, चलिए देखते हैं। का लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। यस, बिल्कुल सही, यही इसका जवाब होना चाहिए कि लेखक जो थे वो पुस्तक पढ़ने में रम गए थे। एक बार हम इसके दूसरे भी पॉइंट्स को देख लेते हैं। लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चला गया। अरे ये थोड़ी हो सकता है ना, शेल्फ के भीतर कैसे लेखक जा सकते हैं। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, नहीं, इसका अर्थ यह भी बिल्कुल नहीं है कि चारों ओर पुस्तकें ही थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या है कि जो है वह पुस्तक पढ़ने में बहुत व्यस्त हो गए थे, यानी लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गए थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रश्न नंबर 8, सुमिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, है ना। कि सुमिति जो थे वो मतलब कहा तो जा रहा था कि भाई वो कौन है, एक भीख मंगे हैं, लेकिन जो है उनकी ऐसी क्या विशेषताएं थी कि उन्हें सब जगह लोग मिले थे, है ना, और सब जगह जो जो लोग उन्हें मिले थे उन्होंने उनकी और लेखक की बहुत सहायता की थी। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा उनके चरित्र के बारे में, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। सुमिति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, क्योंकि वो सबसे व्यवहार बनाए रखते थे। दूसरा, वे जहां भी जाते थे वहीं अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से भी जो है तिब्बत में
वह घूमे हुए थे, तो वहां पर उनके बहुत सारे मित्र थे, उन्होंने मित्र बना रखे थे। अलग अलग जगहों पर घूमना उन्हें ज्यादा पसंद था, वो हमेशा जो है अलग अलग जगहों पर घूमने जाते थे, ठीक है। तो इस बहाने जो है लोग उनसे मिलते रहते थे। वे एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे और वहां के हर गांव में भली भांति परिचित थे। तो जब वो एक से ज्यादा बार वहां आया जाया करते थे तो लोगों से उनका बहुत अच्छा उठना बैठना हो गया था, इसलिए भी लोग वहां पर जो है उनको जाना करते थे। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे जो धार्मिक थे और लोगों को अपनी मान्यता की कपड़े की पर्ची देते थे। वो कपड़ों की पतली पतली गंडे बनाकर लोगों को भेजा करते थे ना, इस बारे में बताया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस, प्रश्न नंबर 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेखक ने कहा था ना कि जो है एक जो लोग थे जब वो शेखर विहार में गए थे तो वहाँ के जो भिक्षु थे नमसे, वो उनसे बहुत अच्छे से मिले थे। तो लेखक को ये हैरानी थी कि भाई उस समय तो मेरा वेशभूषा भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना आदर सत्कार दिया, ठीक है। तो अब इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अधिकतर वेशभूषा हमारे आचार व्यवहार से संबंधित होती है। मतलब ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि जो हम हमारी वेशभूषा होती है उसी से हम देखकर हमारे एटीट्यूड का या हमारी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जाता है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। यस, उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है कि कैसे लोग होंगे। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने उभरता है ना। मतलब ऐसे ही थोड़ी हम किसी को भी साधु संत कह देते हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं उनके साधु संत वाले कपड़े तभी हमें यह एहसास होता है कि भाई ये साधु संत हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक भीख मंगे की वेशभूषा देखने पर उसकी आर्थिक स्थिति सामने आ जाती है। तो ऐसे ही जैसे भीख मंगे को देखा तो उसको मतलब कहीं ना कहीं ये उन्हें अंदाजा हो जाता है कि भाई ये थोड़ा आर्थिक दृष्टि से वीक है, इसलिए ऐसा उन्होंने मतलब सोचा था, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं। अधिकतर वेशभूषा हमारे आचार विचार से संबंधित होती है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने उभरता है। उसी प्रकार एक भीख मंगे की वेशभूषा देखने पर उसकी आर्थिक स्थिति सामने आती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य या आपके शहर से कितनी अलग है, ठीक है। तो हम इसके उत्तर की तरफ आते हैं। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, ठीक है। क्योंकि हमने मतलब इस यात्रा वृत्तांत से भी जाना कि जो है सुमिति जी और लेखक को बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़नी होती थी। वो जो है टिहरी समाधि नामक एक पहाड़ी पर जो है टिहरी समाधि गिरी नामक पहाड़ी पर भी वह पहुंचे थे। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि उन्हें बहुत सारी वहां पर जो है पहाड़ वाला देश था। लहासा तिब्बत की राजधानी है, वहां पर बर्फ भी पड़ती है बहुत। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17,000 या 18,000 फीट है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई पड़ते हैं, यानी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ पर ना तो बर्फ की सफेदी थी ना किसी तरीके की हरियाली थी। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। वहां पर बहुत सारे जो है मंदिर देखने को मिलते हैं और मंदिर में क्या जो है वो क्या कहते हैं वो कपड़े की जो है गंडे जो होते हैं वो लटके रहते हैं, जो कि कहते हैं कि विशेष लिस्ट होती है वो टंगे रहती है, ठीक है। अभी हमारे शहर से किस प्रकार भिन्न है ये मैं आपसे थोड़ी चर्चा करने जाऊंगी। क्या हम जिस शहर में रह रहे हैं, मतलब हम जहाँ भी भारत में
जहाँ भी रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो जो है यहाँ पर क्या, यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉल्यूशन है। साधारण से लोग दिखाई देते हैं जो कि अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगी कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति तो मैंने आपको उत्तर में बता दी है यहाँ पर, और जो हमारे जिस राज्य जहाँ भी आप रह रहे हैं अपने आसपास की भौगोलिक स्थिति जो है उसको जो है हमें कमेंट कर बताएं। प्रश्न नंबर 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी है ना। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें, ठीक है। तो ये भी जो है एक जनरल डिस्कशन का प्रश्न है कि आपने कहाँ कहाँ की यात्रा की है। हो सकता है कुछ लोग तो भाई गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, कहीं ना कहीं घूमने जाने वाले होंगे, है ना। तो जब आप घूमकर आ जाएं, ठीक है, या जो है आप कहीं घूमकर आ चुके हैं, तो इसका भी उत्तर मुझे कमेंट करके बताएं कि जो है आपने वहाँ पर क्या क्या अनुभव किया। इसका मतलब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि आप जैसे किस स्थान की आप यात्रा कर रहे हैं, है ना, या आपने भूतकाल में की होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर आपके अपने अनुभव, ठीक है, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या एक कैसी घटना आपके साथ उस समय घटी, है ना, जो आप नहीं भूल सकते कि भाई मैं तो हरिद्वार गया था, या मैं नैनीताल गया था, या मैं जो हूँ कहीं एमपी घूमने गया था। जहाँ कहीं भी कोई आप घूमने गए हो वहाँ की किसी घटना के बारे में जो आपकी एक बात आपको ऐसा लगता है कि आपको हम सबको बतानी चाहिए, वो आप जो है कमेंट कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायने में अलग है? उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। आपकी बुक की बात की जा रही है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और जो हमारा यात्रा वृत्तांत है उसमें जो लेखक की यात्रा है उसका एक अंश इसमें भी प्रस्तुत किया गया है। तो यात्रा वृत्तांत और संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधा है जो कि एक दूसरे से भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत में तो एक छोटा सा ही अंश लेकर यात्रा के बारे में ही किया हुआ है, लेकिन संस्मरण का जो क्षेत्र है वो इससे ज्यादा व्यापक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, ये जो है आपका भाषा अध्ययन से ये प्रश्न है आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आपकी जो पुस्तक में भाषा अध्ययन है उसका प्रश्न है। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी, हम गांव में थे। यहाँ पौ फटने के लिए भी सुबह का रोशनी होने के लिए कहा गया है। तारों की छाव रहते रहते हम गांव पहुंच गए, ठीक है। तो ये एक ही बात है, वो ये बताना चाह रहा है कि भाई जब जैसे ही सुबह हुई वो गांव में प्रेजेंट थे। तो पहले वाक्य में उन्हें सीधा सीधा कह दिया सुबह होने से पहले हम गांव में पहुंच गए, पौ फटने वाली थी, हम गांव में थे, यानी सुबह होने ही वाला था, हम गांव में थे, रोशनी होने ही वाली थी। तारों की छाव रहते रहते हम गांव में पहुंच गए, यानी जब रोशनी होने वाली होगी उससे पहले तो तारों की छाव होगी ना। तो एक ही बात को 3 तरीके से कहा गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखिए। तो यहाँ पर हमें भी एक वाक्य दिया गया है, क्या? जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैंने अभी वाक्य पढ़ा कि जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, ये किसने कहा और किससे कहा? ठीक है, इस पार्ट में कहा है ना, किसने कहा है?
यस, लेखक ने कहा है। किससे कहा है? अपने आप से ही कहा है, क्योंकि जब उनका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था तो अपने आप में ही बोल रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा घोड़ा आगे चल रहा है या पीछे। तो जैसे हमने इसके प्रश्न में देखा था, एक वाक्य को 3 तरीकों से लिखा गया था, तो ऐसे ही हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। मालूम नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे है या मैं आगे। ऐसे कह सकते हैं ना कि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई घोड़ा आगे है या वो आगे है, कौन आगे है। दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़ा मेरे आगे है या पीछे, है ना। बात वही रही कि उन्हें ये पता ही नहीं जा रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, तो यही कह सकते हैं। हाँ, और तीसरा, समझ में नहीं आ रहा है कि घोड़ा कहाँ है और मैं कहाँ हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यस, हाँ, प्रश्न नंबर 14, ऐसे शब्द जो किसी अचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी कि मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में भी कि हर प्रदेश में थोड़ी थोड़ी दूर में कुछ अलग भाषा यूज होने लगती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर पाठ में कुछ शब्द आए हैं जिनको आंचलिक शब्द कहा गया है, तो वो कौन से हैं एक बार जानते हैं। जैसे कि कुची कुची, जिसको क्या कहा गया है? दया दया, है ना। छन, जो कि शराब को कहा गया है। थुक्पा, वहाँ पर एक तरीके का डिश होती है खाने की। और टोटी, जो कि टोटीदार बर्तन की बात की गई है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्द का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में कुछ ऐसे ही हैं और शब्द छाटिए जिसकी विशेषता बता रहे हैं। तो कुछ हम यहाँ पर शब्द छाटते हैं। कौन कौन से? खुफिया विभाग, है ना। दूसरा, अच्छी तरह, श्वेत शिखर, बर्फ की सफेदी, भद्र पुरुष और हस्तलिखित पोथियां। एक तरीके से ये इसकी विशेषताएं बता रहे हैं। तो हम एक बार फिर से जानेंगे। खुफिया विभाग, अच्छी तरह, श्वेत शिखर, बर्फ की सफेदी, भद्र पुरुष और हस्तलिखित पोथियां। तो ये आपके एनसीईआरटी के जो है सॉल्यूशन था, जो कि आपके एक प्रश्न से लेकर 15 प्रश्न तक, जिसमें कि आपका जो है रचना अभिव्यक्ति के भी प्रश्न थे और भाषा अध्ययन के भी, हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। और मैंने आपको प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 में एक छोटा सा होमवर्क दिया है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से ये प्रश्न उत्तरों को अच्छे से कर और कमेंट कर मुझे प्रश्न नंबर 11 का और प्रश्न नंबर 10 का अपना उत्तर कमेंट कर बताएं। और तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।